Welcome dear students, myself Rahul Prajapati and welcome in part 2 of refraction of light. Okay students, important ICSE की बाइफर्केशन के हिसाब से ये सीरीज बनाई जा रही है। पूरे की पूरे रिफ्रैक्शन की जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अपलोडेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट बस अपडेट मिस ना हो और अच्छे से पढ़ाई आपकी हो जाए, उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरी चैनल को। सो माई सेल्फ राहुल प्रजापति एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एड्यूग्रेड एंड हाउ आर यू ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं सभी से। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में प्लीज मैसेज करना कि आप कौन से एरिया से ये वीडियो देख रहे हो। ओके, मुझे पता चलेगा कहाँ तक ये रीच हुआ है मेरा वीडियो। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 सीरीज के अंदर हमने सम सिंपल डेफिनेशन सारे के सारे कंप्लीट कर दिए थे। जो हमने सिखाया था कि क्रिकेट मैच खेलते वक्त सारे आपको नियम पता होने चाहिए, वैसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पता होने से पहले कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, जिस चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो स्टूडेंट्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने। ओके, तो आज जो पढ़ेंगे हम सबसे पहले वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, लॉज, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखे थे वैसे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखेंगे। तो पहला जो लॉ है दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? ठीक है, स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि आप जब रिफ्रैक्शन फिनोमिना यूज करोगे तो आपको कुछ इस हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा। तो क्या बोलता है? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो मिलेगा आपको एक कांस्टेंट वैल्यू। तो बेसिक ये रेशियो हमको क्या दिखाता है कि मेरी लाइट कितनी मुड़ रही है और वो कोई कांस्टेंट होगा। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये एंगल मान लेते हैं 45 डिग्री होता और ये 30 डिग्री होता, तो कैसे दिखाते हैं हम? ठीक है, तो ऐसे दिखाते हैं कुछ। सर साइन 45 इंसिडेंस 45 अपॉन साइन 30, ये फिक्स्ड वैल्यू है, हमको पता है, तो ये कोई कांस्टेंट आपको मिलेगा। उस कांस्टेंट का नाम जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। ओके, जिसका सिंबल है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है म्यू। ओके, अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। चलो बता ही देता हूँ मैं आपको भी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। ठीक है, जनरली सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऐसे दिखाते हैं, ये रहा यहाँ पे ये सुपरस्क्रिप्ट और ये सबस्क्रिप्ट, मतलब ये मीडियम ए पे इंसिडेंट हो रही है, मतलब मीडियम ए से वो मीडियम बी में आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस फॉर्म में बताते हैं। सपोज ये लाइट जो है ये ऐसे आई और ऐसे बेंट हो गई, तो ये एयर था, तो इसके लिए अपने बता देंगे म्यू, ये एयर से आई और ये सपोज मान लेते हैं ये ग्लास था और ये ग्लास में गई, तो यहाँ पे म्यू जी लिख देंगे। ओके बच्चा, चलो सेकेंड लॉ की बात करें अपने। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है अपना दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। सारे के सारे एक ही प्लेन में आपको देखने मिल जाएंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सारे के सारे आपको एक ही प्लेन में देखने मिल जाएंगे। तो ये बेसिक 2 लॉ थे अपने
वो अपने बता दिए। क्या लॉ थे? पहला लॉ देखा था साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट है। दूसरा लॉ जो देखा अपने ने वो क्या देखा कि सारे के सारे एंगल, इंसिडेंस एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही मैंने बोर्ड पे बता दिए, मतलब 2 डायमेंशन बता सकते हो प्लेन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से देखते हैं। चलो अब मैं जानता हूं कि जो मेरी लाइट है उसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर 43 इंटू 10⁸, ये स्पीड डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, या तो बढ़ेगी या कम हो जाएगी। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके जो है मीडियम उस पर। तो जो डिपेंडेंसी है पहला, वो डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है? आपका डिपेंड करेगा ऑप्टिकल मीडियम पर। भाई आपका ऑप्टिकल मीडियम कौन सा है, इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी वो आपको बता पाएगा उसका मीडियम। जो सेकेंड जो पॉइंट है जिस पे ये स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करती है, कलर इंटेंसिटी, टाइप ऑफ कलर ऑफ लाइट। भाई कौन सा कलर की लाइट तुम इंसिडेंट करवा रहे हो वो उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे ही लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? बेंडिंग होता है। ये बेंडिंग का कारण क्या होता है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की चेंज हो जाती है स्पीड, ठीक है बच्चा। बट एक चीज और याद रखनी है कि जब भी उसकी भले स्पीड चेंज हो जाती है बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। डज नॉट चेंज इज फ्रीक्वेंसी, नॉट चेंजिंग, वो चेंज नहीं आपको देखने मिलेगा बच्चा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो इसको डिफाइन कैसे सर, हम इसको डिफाइन कैसे करें? तो उसको डिफाइन करने का पहले भी हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा था जिसको हमने म्यू बोला था। ये था अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको आइडिया डायरेक्ट दे देता है कि लाइट कितनी मुड़ती है, जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था। अब वही चीज हम लाइट के फॉर्म में देखेंगे, वो भी स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड पे जो लाइट की है वो डिपेंडेंसी पे आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर मेरी लाइट दो मीडियम से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, सपोज मान लिया ये एयर हो गया या वैक्यूम हो गया और ये मीडियम है, तो आपको ये क्या दिखा देता है? ये रेशियो कि बेंड होगी या नहीं होगी। अगर म्यू की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाए तो नो बेंडिंग, आपको कोई बेंडिंग देखने मिलेगा नहीं, आपको कोई भी बेंडिंग देखने मिलेगा नहीं। क्यों? ये दोनों लाइट्स की स्पीड सेम होगी तभी ये रेशियो 1 आ सकता है। अगर ये दोनों रेशियो 1 आ रहा है तभी मैं बोल सकता हूँ म्यू मेरा 1 है। अगर मेरा म्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, अगर मेरा म्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, मतलब स्पीड ज़्यादा होगी वैक्यूम में और इसमें कम होगी। क्लियर है बच्चा? ऐसे वाले केस के अंदर क्या बताता है कि स्पीड जो है मतलब वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, स्पीड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर लेस देन 1 आ जाता है तो स्पीड कम हो रही है, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। ये 1 क्या, ग्रेटर देन 1 क्या दिखाता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये टूवर्ड्स नॉर्मल दिखाता है। ठीक है बच्चा?
क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। ओके सर, ये तो हमने बात कर दी वैक्यूम और मीडियम की, पर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है बच्चा, आपको खाली दिखा देना है। सपोज ये मीडियम, मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, ठीक है? तो इसको कैसे दिखाओगे आप? म्यू मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है, तो आपको क्या लिखना है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीडियम ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी। इसको ऐसे दिखा सकते हो, ए म्यू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए। इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके? और जो पहले जो पढ़ा था अपने ने, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है बच्चा? समझ में आया सभी को यहां तक? चलो, तो अब हम बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब वो बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। सपोज मैं एक ग्लास ले लेता हूं, ग्लास मीडियम, ठीक है? ये मैंने मीडियम ले लिया और ये लाइट मेरी इंसिडेंट हुई और ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर है बच्चा? ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ओके। ये कौन सा मान लेते हैं हम? एयर मीडियम मान लेते हैं और ये मान लेते हैं ग्लास। अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम, ये एयर मतलब रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, रेयर का आर, डेंसर का डी। व्हेन द रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स, रुकावट ज्यादा तो टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी, तो ये कुछ इस ढंग से बाहर आ जाएगी। क्लियर है बच्चा? ओके, तो ये यहां पे इंसिडेंट हो गई। अब वापस से रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ग्लास से वापस एयर में जा रही है, तो क्या हो जाएगा? इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से शिफ्ट हो गई। अगर मैं इसके ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करूं, अगर इसके मैं ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करूं मैं, ठीक है, तो उसका ओरिजिनल पाथ कैसा आता है? देखो, ये इसका ओरिजिनल पाथ था सीधा जाने का। तो देखो लाइट क्या हो गई मेरी? डिस्प्लेस हो गई, शिफ्ट हो गई। ये ओरिजिनल पाथ था, ये कौन सा पाथ था? ओरिजिनल पाथ था। और ये क्या था? इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। पूरा रिफ्रैक्शन फिनोमिना के बाद जो लाइट बाहर आती है उसको बोलते हैं हम इमर्जेंट रे, ठीक है? तो अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। ठीक है बच्चा, जो बोलना चाहो आप वो बोल सकते हो, ठीक है? चलो, तो इसको मैं डिफाइन आपको लिखवा देता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस between path of incident ray and emergent ray is
कॉल्ड लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलो सर ये तो समझ में आ गया। अब इसके मैं फैक्टर्स बताता हूँ कि लेटरल शिफ्ट है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो जो पहला फैक्टर है वो डिपेंड करेगा आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, आप कौन से एंगल पे इंसिडेंस करवाते हो। सेकंड जो फैक्टर्स है, ओके लिख देता हूँ यहाँ पे, फैक्टर्स ऑन विच लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड। कौन से वो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहले तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। दूसरा जो फैक्टर है वो थिकनेस ऑफ द स्लैब, भाई स्लैब की जो थिकनेस होगी उस पर डिपेंड करेगा। थर्ड जो फैक्टर है, ठीक है, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस, थर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट एमसीक्यू में के लिए भी कवर हो जाएंगे बच्चा, तो एकदम ध्यान से वीडियो को देखना लास्ट तक, एंड तक। ठीक है, और लास्ट में नीचे दिए टेलीग्राम ग्रुप को भी आप देख करके सारे के सारे जो नोट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाएंगे। दूसरा डिपेंड करता है, ये सारे के फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि आप ये बढ़ाओगे तो लेटरल शिफ्ट भी बढ़ेगा, ये भी डायरेक्ट है। मतलब क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो लेटरल शिफ्ट भी बढ़ेगा, थिकनेस ऑफ स्लैब बढ़ाओगे तो भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो भी लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा। ओके, वेवलेंथ से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करना ना भूले कि आप कौन से कंट्री से हो या फिर कौन से स्टेट से हो बच्चा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।